अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। खबर यह है कि सिंध हुकूमत हर साल नए बजट के मौका पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान करती रहती है और हर साल लाखों नौजवान सरकारी नौकरी के आसरे में रहते हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सिंध में 2.5 लाख आसामियां खाली पड़ी हैं। इन आसामियों पर तैनाती क्यों नहीं हो सकी और मुलाजमीन की कमी मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को किस तरह से मुतासिर कर रही है, इसकी तफसीलात बताने के लिए कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी साहब, जबकि महकमा रेलवे पंजाब भर में रेलवे की कमर्शियल अराजी को सूदमंद बनाने में नाकाम नजर आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रेलवे की 24 अरब 77 करोड़ रुपए की कमर्शियल अराजी बेकार होने का इंकशाफ भी हुआ है। इस पर बात करने के लिए फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है बिलाल सिकंदर ने। और नाजरीन, एक और अहम खबर मुल्तान से है, जहां पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। पार्कों की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन की मद में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द भी की गई है। इसकी तफसीलात बताने के लिए मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे शेख अरसलान। तो जाते हैं आज अपनी सबसे पहली खबर पर। तो सिंध हुकूमत जो हर साल नए बजट के मौका पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान करती रहती है और हर साल लाखों नौजवान सरकारी नौकरी के आसरे में भी रहते हैं। आज की ये स्टोरी सिंध हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ही है। सिंध सरकार में इस वक्त कितने मुलाजमीन और अफसरान काम कर रहे हैं और सूबे में कितने मुलाजमीन की मजीद गुंजाइश है, इन खाली असामियों पर सूबाई हुकूमत मुलाजमीन को भर्ती करेगा या रवां साल भी पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगारी में गुजारना पड़ेगा। नाजरीन, 92 न्यूज़ ने सिंध सरकार के मुलाजमीन के हवाले से ये खास स्टोरी तैयार की है, जिसकी तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी साहब। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी वैकेंसीज क्यों खाली पड़ी हुई हैं? क्या इन आसामियों को पुर करने की कोशिश नहीं की गई कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने बताया कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में कोई 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। वो असामियाँ जो मुख्तलिफ महकमों में काफ़ी सालों से खाली हैं, क्योंकि सरकार की जानिब से पुर करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि ख़जाने का हाल क्या है तो इस हिसाब से वो ठंडे हो जाते हैं। और बजट के दिनों में ऐसा होता है कि हर बजट में वज़ीर आला साहब या वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो तकरीर में कहते हैं इस साल हम 50,000, 60,000, 70,000 जो है मुलाजमतें फराहम करेंगे। तो सारा साल ये जो लोग बेरोज़गार हैं, जो जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा और तालीम हासिल की है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब इश्तिहार आ रहा है, कब इश्तिहार आ रहा है, हम अप्लाई करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसी दौरान ये ज़रूर हुआ है कि महकमा तालीम में कोई 5-7 सालों में 60,000 से ज़्यादा असातिज़ा और दीगर जो है जो क्लर्कल साइड या एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे उनको भर्ती ज़रूर किया गया है, वो IBA के ज़रिए। इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो असामियाँ हैं 16 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, वो भी भर्ती किए जाते हैं। ठीक है। वो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ ही 15-20 हज़ार, 30 हज़ार हर साल मुलाजमीन रिटायर भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिटायर होते जा रहे हैं तो एक तरफ वो वैकेंसीज खाली होती जा रही हैं, दूसरी तरफ जो वैकेंसी ऑलरेडी थी, तो ये सब मिलके 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज अब खाली हो चुकी है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में जो मुलाजमीन और अफसरान की मजमूई तादाद है वो 7.5 लाख से ज़्यादा है। अच्छा। इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो 5,04,000 है। जी ठीक है। अच्छा मुगीरी साहब, आपने जिक्र किया कि सिंध सरकार का खजाना जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करता है, तो इतने अफराद भर्ती कैसे किए जाते हैं फिर? देखिए, सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, सरकार का काम रोज़गार के वसाइल ज़रूर पैदा करना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो है वो सरकारी नौकरियों पे लोग भी जो है इंतज़ार करते रहते हैं और सरकार भी नौकरियों के बहाने लोगों से वोट लेते हैं। बड़े से बड़ा नारा होता है रोज़गार का, वो भी सरकारी नौकरियों का। तो इस तरह से वो जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो ये अनाउंस करते हैं हम आपको नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग या उनके वालिदैन हैं वो इंतज़ार करते हैं कि ये जो पार्टी ने कहा है ये यकीनन हमें वो
नौकरियां देंगे। ठीक है। तो इतनी नौकरियां ये दे नहीं सकते, लेकिन ये वादे करते हैं, फिर बजट में भी पैसे रखते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। होता क्या है, जब ये देखते हैं कि अगर हम इतनी सारी असामियां हम फिल कर दें तो सरकार ने खजाने का जो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि इनको तरक्याती काम रोकने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के पास जो है वो 91 अरब रुपए से ज़्यादा तनख्वाहें हैं। अच्छा। कितने? 91 अरब रुपए से ज़्यादा महीने की तनख्वाह हैं, और 21 अरब रुपए के करीब जो है वो है पेंशन, जो रिटायर होने वाले मुलाजिमिन हैं उनके। अच्छा। और साथ में कोई 11-12 अरब जो है वो जो लोन ग्रांट्स दे रहे हैं मुख्तलिफ उनको इदारों को, वो है। साथ में जो लोन लिया हुआ है उसकी अदायगी करते हैं, उसके साथ ही लोन के ऊपर जो सूद है वो भी अदायगी करते हैं, और सरकार के अपने जो खर्च हैं जिसमें बिजली के बिल हैं, इंतजामी अखराजात हैं, वो भी करने होते हैं। लेकिन मुगीरी साहब वो इस बात को तो इशू बना ही नहीं सकते हैं ना पैसों के हवाले से। अगर देखा जाए तो 18वीं तरमीम के बाद सिंध सरकार को अच्छी खासी रकम मिली थी, तो ये सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दी गई हैं उन बेरोजगार नौजवानों को? बिल्कुल बात बजा है। 18वीं तरमीम के बाद अच्छे खासे पैसे मिले हैं, लेकिन मसला ये है कि सरकार के पास पैसों की इतनी कमी नहीं, लेकिन पैसे ज़ाया बहुत होते हैं। अगर सही तरीके से पैसे यूटिलाइज हो जाएं तो ये मिसाल के तौर पर इन्होंने जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया है पूरे सिंध में, सरकारी पैसा लगा है ना। इंडस्ट्रियल जोन में अगर प्राइवेट सनतें आए, वहाँ पर सारे जोन आबाद हो जाए, जैसे पंजाब में है, जैसे दीगर ममालिक में होता है, तो रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे, तो सरकारी खजाने पे बोझ क्यों पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं। तो जब आप छोटे सनतें या बड़ी सनतें इस तरह की आप लगाएं ना, आपके पास पैसा है तो आप लगाएं, लोगों को रोज़गार के मौके दें। या एग्रीकल्चर वाली जो सनत है, एग्रीकल्चर आपका बैकबोन है, तो अगर उसको आप बढ़ा दें, एग्रो बेस्ड जो चीज़ें इनको लगानी थी पूरे सिंध में 6-7 यूनिट लगाने थे। हमने स्टोरी भी ब्रीक की थी कि वो सब के सब ऐसे पड़े हैं। अगर ये चीज़ें लग जाएं, हो जाएं, तो अक्सर जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास रिलेटेड डिग्रियां हैं, मसलन एग्रीकल्चर की डिग्रियां हैं, लाइफ स्टाइल की है, तो उस तरफ वो चले जाएंगे, वो खप जाएंगे। बहुत सारी सनत ऐसी हैं कि लाखों अफराद लग सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी के आसरे पे ना इनको आसरा दिया जाए नौजवानों को, ना ही सरकारी खजाने पे इतना बर्डन डाला जाए। देखिए, आपके पास वैकेंसी ज़रूर होती हैं। हाँ। एक घर होता है, वहाँ पर फ़र्ज़ करो कि आपके पास 7-8 की गुंजाइश है, लेकिन घर वाला क्या करता है, वो कहता है 7-8 की जगह 2-3 हो, ताकि एक बचत हो, मेरा जो घर का अखराजात हैं वो भी ठीक चले। तो एवरेज तो ऐसे चलाया जाता है। अच्छा मुगीरी साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि ये जो वैकेंसीज थी ये तकरीबन 7.5 लाख थी, जिनमें से 5 लाख जो है वो फिल हैं। ये बताएं कि ये जो 2.5 लाख से ज़ायद खाली नौकरियां दस्तयाब हैं, इनमें अफसरान की कितनी गुंजाइश होगी? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कोई 1.25 लाख के करीब एजुकेशन महकमा तालीम में ये वैकेंसीज खाली हैं, 1.25 लाख से भी ज़ायद, और 1 लाख से ज़ायद जो है वो वैकेंसियाँ खाली हैं इसमें हेल्थ में, सेहत में। अच्छा। और इसके साथ महकमा आबपाशी में, इसके साथ एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में, थोड़े थोड़े महकमों में छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादा इनमें हैं कि 3-4 महकमे। पुलिस की 17,000 वैकेंसियाँ खाली है। अच्छा। तो इसमें अफसरान की होगी कोई 15-20 हज़ार अफसरान की गुंजाइश तो निकलती है 2.5 लाख में। अच्छा, ये बताएं कि चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर सिंध सरकार इन तमाम खाली असामियों को पुर कर दे तो भर्ती का क्या तरीक़ाकार होगा फिर? देखिए, पहले तो ये तय करना होगा ग्रेड 1 से ग्रेड 5 जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, जिसमें चौकीदार होते हैं, जिसमें माली होता है, जिसमें ड्राइवर होते हैं, स्वीपर होते हैं, इनको तो ये डायरेक्ट भर्ती कर सकते हैं। ठीक है। और उनके लिए भी इन्होंने कमेटियां बनाई। अच्छा, हैरानगी की बात है, 1 से 5 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए इन्होंने कई बार इश्तिहार दिया है, कोई एक बार नहीं 3-4 बार इश्तिहार भी दिया है, इंटरव्यूज भी कंडक्ट हुए हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर सके हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे नौकरियों के लिए इश्तिहार देते हैं, फोटो स्टेट बनाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई कराची आता है तो कोई किसी जगह पे, फिर भी इंटरव्यूज भी मरहला होता है, लेकिन ये भर्ती नहीं कर पाए। ये जाली भर्तियां इसलिए तो नहीं की गई कि भर्ती का आसरा नहीं था, यानी कि भर्ती तो होनी नहीं थी, तो अफसरान ने लेन देन के एवज कुछ असामियां भरी और अपनी जेबें साथ भर ली।
बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल उनको पता था कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है और वैकेंसीज भी खाली हैं, तो बिस्मिल्लाह करके थोड़ा माल उनसे ले लें, कुछ जो है नीचे वाले रखें, कुछ ऊपर वाले रखें, ऐसे करके उन्होंने चलाने की कोशिश की है। लेकिन आगे चल के इनकी पकड़ाई हो जाती है, जो जाली भर्तियां हैं ख़ास तौर पर। अच्छा, जाली भर्तियों में एक और इन्होंने, हमने पिछली बार स्टोरी ब्रेक की थी कि ज़िले लेवल पर उन्होंने महकमा ख़जाना के दफ्तर जहाँ से तनख्वाहें आती हैं उनकी जाली आईडीज़ बनाई गई। फर्ज करो आपकी मेरी जाली आईडी बना के किसी पुराने बंदे का जो फोत हो गया, जो रिटायर हो गया, उसी के नाम से मेरा नाम सर के वो आईडी मुझे दी गई, उसकी तनख्वाह चलती रही। जब ऑडिट होता है, जब पकड़ होती है, तो ये पकड़े जाते हैं नतीजे में। तो ये जाली भर्तियों का अगर ये ऑडिट ना हो या पकड़ाई ना हो तो पता ही ना लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी उनकी नौकरियां चल रही हैं, ना सिर्फ जाली भर्ती हुए, उनकी तरक्कियां भी हो गई और कई ऐसे हैं कि इन्होंने जाली तरक्की हासिल कर ली। आप हैरान हो जाएंगे, सिंध में इस तरह के भी बहुत सारे किस्से हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुगीरी साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये पता तो चल जाता है, ये जो इस तरह से भर्तियां की जाती हैं, तो ये हाईलाइट कैसे हुआ है ये मामला? ये सामने किस तरह से आया कि ये जो है भर्तियां की गई हैं इस तरह? देखिए, सबसे ज़्यादा जो जाली भर्तियां हुई वो 2010 में हुई, महकमा तालीम में, महकमा लोकल गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, हेल्थ में और इस तरह से हुई। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्डर निकाले ना। महकमा तालीम में फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर गुंजाइश थी 200 की, इन्होंने 500 भर्ती कर दी है। अच्छा। अब सिंध के शहरों में जो ये टाउन्स हैं जहाँ पर यूनियन काउंसिल हैं, वहाँ पर क्लर्कों की कितनी गुंजाइश होनी चाहिए? 4-5 होनी चाहिए। तो वहाँ 100 क्लर्क, 50 क्लर्क। अच्छा। स्वीपर की गुंजाइश है फर्ज करो 50, तो वहाँ 500 स्वीपर भर्ती कर लिए। स्वीपर भी वो ऐसे कि वो सारे सफ़ेद पेश मेरी जैसे जो है ना, वो उनके बड़े वास्कोट पहन के आते हैं कि स्वीपर है, झाड़ू लगाओ। वो कहते हैं हम तो झाड़ू नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, आपकी डेजिग्नेशन है झाड़ू लगाने की, तो नहीं। बीच में इस तरह भी हुआ है, उस वक्त तो आपने बड़ी खुशी खुशी कबूल की होगी कि ठीक है जी हमें भर्ती करते हैं ऐसे। बाद में आप ये काम करते हुए घबराते हैं कि जी हम तो नहीं कर सकते, हम तो बाबू लोग हैं। बहुत ऐसे हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जाके, चेयरमैनों ने उनको कहा कि ये झाड़ू पकड़े, ये झाड़ू लगाएं। कुछ को कहा ये डंडा है, ये गटर में अंदर चले जाए, साफ करके दे। तो कुछ ने नहीं किया, कुछ ने मजबूरी से किया, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कहा चलो जो पिछली तनख्वाहें मिली वो तो हजम हो गई ना, अब आइंदा नहीं है तो नहीं है, खैर है। तो इस तरह का भी सीन होता है, हमने देखा है। अच्छा मुगीरी साहब, ये बताएं कि चलें, अभी तो हमने देखा कि एक जगह पर जाली भर्तियां की जा रही हैं, दूसरी जानब 2.5 लाख जो हैं वैकेंसीज खाली भी हैं। अगर ये तमाम खाली असामियां भरी जाएं तो सूबाई खजाने पर कितना माली दबाव बढ़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबाई खजाने पे फ़र्ज़ करो कि 91 अरब रुपए की तनख्वाहें और 21 अरब की पेंशन है। तो पेंशन की रकम तो वैसे बढ़ती जाएगी, पेंशन का जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है। अभी मुश्किल से इस साल उन्होंने कोई 150-200 अरब रुपए रखे हैं, क्योंकि जो रिटायर हो रहे थे उनको 4-5 सालों से उनकी पेंशन की रकम, ग्रेजुएटी और दीगर जो होते पैसे कम्यूटेशन के, वो नहीं मिल पा रहे थे। तो 4-5 सालों से सोचे रिटायर बंदा जिनको अपने बच्चों की शादी करनी है, जिन्होंने घर बनाने हैं, उनको अपनी जमा पूंजी ना मिले, तो मुश्किलों से उनका बिल भी बढ़ रहा है। तो ये मुश्किल है इनके लिए कि इतनी आसामियां दे सकें, क्योंकि ठीक है मंसूर, एक शॉर्ट आंसर चाहिए, क्योंकि ठीक है 5 लाख तो मुलाजमीन तो मौजूद है ना, तो हमारे नाजरीन को भी ये बताइएगा कि 5 लाख जो मौजूदा मुलाजमीन हैं उनका माहवार खर्चा कितना है, जबकि रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन का उस पर कितना खर्चा होता है? देखिए, मैंने ये बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो तनख्वाहों की रकम अदा कर रही है 5,04,000 मुलाजमीन को, वो 91 अरब रुपए से ज़ायद है, और जो पेंशन की रकम है वो 21 अरब रुपए से ज़ायद है। 91 अरब को आप 21 से मिलाएं तो ये तकरीबन 112 अरब बनते हैं। 112 अरब हर महीने सरकार की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में ये देने हैं, हर हाल में देने हैं। ठीक है। और बाकी जो पैसे बचते हैं, बहुत कम पैसे बचते हैं, कोई 25% या 20% पैसे बचते हैं जो आपको बिल्कुल मुगीरी साहब, देखा जाए मामला अभी भी कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ असामियां खाली हैं, दूसरी जानिब जाली भर्तियां की जा रही हैं, तो इस मामले पर गौर करना चाहिए। जी, खबर ये है कि महकमा रेलवे
पंजाब भर में रेलवे की कमर्शियल अराजी को सूदमंद बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रेलवे की 24 अरब 77 करोड़ रुपए की कमर्शियल अराजी बेकार होने का इंकशाफ दस्तावेजात के मुताबिक सामने आया है। महकमा ने रेलवे स्टेशन के गिर्द 98 एकड़ कमर्शियल अराजी को लावारिस छोड़ रखा है और रेलवे की पंजाब भर में 78 कमर्शियल साइट्स सूदमंद नहीं बनाई जा सकी हैं। कमर्शियल साइट्स को बेकार बनाने में कसूरवार आखिर है कौन, इस पर बात करने के लिए फैसलाबाद से ज्वाइन किया है बिलाल सिकंदर ने। तो बिलाल, सबसे पहले तो ये बताएं कि रेलवे कमर्शियल अराजी को सूदमंद बनाने में नाकाम क्यों है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले तो इसमें जो कसूरवार हैं वो रेलवे की अपनी मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट की ही तरफ से ये साइट्स प्रपोज्ड की गई कि पंजाब भर में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेलवे स्टेशंस के सराउंडिंग में तकरीबन 78 के करीब कमर्शियल साइट्स जो हैं उनको हाईलाइट किया गया कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, क्योंकि ये इलाके जो हैं बिल्कुल शहर के अंदर मौजूद हैं और इनकी मालियत जो है वो तकरीबन 24 अरब 77 करोड़ रुपए की है। और शहरों में तो आपको पता है कि एक एक मरले की कीमत जो है वो 50-50 लाख तक पहुंची हुई है, बल्कि कई जो बिल्कुल अंदरून में इलाके हैं वो तो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी हैं और फैसलाबाद में ऐसे इलाके मौजूद हैं। और ये 98 एकड़ अराजी है जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद है और रेलवे की जानिब से इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। रेलवे मैनेजमेंट की जानिब से ये साइट्स प्रपोज्ड की गई और जो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशंस थे वहाँ पर जो अफसरान हैं उनको भी कहा गया कि आप यहाँ पर कमर्शियल साइट्स को जो है वो यूटिलाइज़ करें और यहाँ पर पार्टीज़ को लेकर आएँ ताकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर शुरू हो सकें और रेलवे वहाँ से करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सके। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो फैसलाबाद में जो रेलवे की कमर्शियल साइट्स हैं वो बिल्कुल घंटाघर के साथ मौजूद हैं। राजबा रोड, वहाँ पर कई एकड़ अराजी रेलवे की जो है वो मौजूद है और वहाँ पर पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं ट्रक स्टैंडों के लिए और मोटरसाइकिल्स के लिए वहाँ पर पार्किंग स्टैंड बना हुआ है और उस अराजी को जो है वो बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। वहाँ पर रेलवे को कोई इनकम नहीं हो रही। इसके अलावा जुमरा रोड पर है, ड्राई पोर्ट पर जो है वो रेलवे की ज़मीन है और मुख्तलिफ शहरों में है। लाहौर में तकरीबन फैसलाबाद में 6 अरब 75 करोड़ रुपए की अराजी जो है वो बेकार पड़ी है, जबकि लाहौर की 3 अरब 97 करोड़ रुपए की रेलवे की जो कमर्शियल अराजी है उस पर किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं की जा सकी। इसी तरह से जो रावलपिंडी स्टेशन है उसके सराउंडिंग में तकरीबन 121 करोड़ रुपए की जो कमर्शियल अराजी रेलवे की है वो बेकार पड़ी हुई है। उस पर किसी किस्म की कोई साइट्स जो हैं वो तामीर नहीं की जा सकी जिससे रेलवे को कोई अर्निंग हो सके। इसी तरह से गुजरांवाला में तकरीबन 239 करोड़ रुपए की रेलवे की कमर्शियल अराजी जो है वो बिल्कुल रेलवे ने लावारिस छोड़ दी है, जबकि झेलम में तकरीबन 60 करोड़ है। इसी तरह से मुख्तलिफ पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल, जिस तरह से मालियत की बात आप कर रहे हैं, कुल मालियत की अगर हम बात करें, क्योंकि ये कमर्शियल साइट्स हैं, तो पंजाब में कुल कितनी मालियत की कमर्शियल साइट्स मौजूद हैं टोटल अगर आप बात करें? अच्छा, ये जो रेलवे की जानिब से प्रपोज्ड की गई हैं वो तकरीबन 78 के करीब 78 के करीब साइट्स हैं जो रेलवे ने खुद प्रपोज्ड की हैं कि ये कमर्शियल साइट्स हैं, ये रेलवे की अराजी है, ये बिल्कुल फ्री पड़ी है, खाली पड़ी है, यहाँ पर हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं और ये 98 एकड़ जो है वो इसकी जो है वो रकबा है और तकरीबन 24 अरब 77 करोड़ आप कह सकते हैं कि तकरीबन 25 अरब रुपए की DC वैल्यू के हिसाब से जो इसके बताई गई है मालियत वो बनती है। जबकि अगर एक्चुअल हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ये जो रेलवे की लैंड है ये इससे भी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि बिल्कुल ये शहरों के अंदर मौजूद है। अगर मैं लाहौर का आपको बताऊं तो लाहौर में रेलवे स्टेशन के नज़दीक ये अराजी मौजूद है। इसके अलावा एक्सप्रेस रोड पर, इलामा इकबाल रोड पर, सर्कुलर रोड पर, GT रोड पर और बदामी बाग में रेलवे की ये कीमती अराजी कमर्शियल साइट्स के लिए जो प्रपोज्ड की हुई है वो खाली पड़ी हुई है और वहाँ पर किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं की जा रही। माजी में हमने ये सुना था कि जो कमर्शियल साइट्स हैं वहाँ पर रेलवे ये चाह रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं वो बनाई जाएं और वहाँ से फिर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस रेलवे को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो मंसूबा सुनने में आया और उसकी बाकायदा तौर पर एडवर्टीज़मेंट हुई, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता।
आदमी जो है वो तो 2-2.5 मरले की जगह को भी तरस रहा है कि शायद हमें 2-2.5 मरले जगह मिल जाए, उसमें हम अपना घर बना सकें। यहाँ तो लाखों एकड़ के हिसाब से जो है वो साइट्स खाली पड़ी हैं, और वो भी कमर्शियल साइट्स जो हैं खाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमने देखी है वो कब्जा माफिया का राज भी देखा है। जब इस तरह से कमर्शियल साइट्स खाली रहेंगी तो उस पर कब्जा माफिया तो अपना राज जमाएगा ही। तो उसकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल इसी तरह से आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है इस चीज़ की। कब्ज़ा माफिया भी यहाँ पर मौजूद है। फैसलाबाद में जो रेलवे स्टेशन है उसके सराउंडिंग में जो अराजी कमर्शियल पड़ी हुई है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो कब्ज़ा हो चुका है। तारकाबाद के करीब जो रेलवे की कमर्शियल अराजी है, और ये बिल्कुल शहर के अंदर मौजूद है, शहर के दिल में ये जगह मौजूद है। जो राजबा रोड वाली जगह है, वहाँ पर जो ट्रक स्टैंड वाले हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और वहाँ पर ट्रक स्टैंड आकर खड़े होते हैं और उसका कुछ हिस्सा जो है मुबैना तौर पर अफसरान को जाता है। इसी वजह से इतनी देर से वहाँ पर ट्रक स्टैंड मौजूद है। दूसरी जगह जो बिल्कुल फैसलाबाद का जो लंडा बाज़ार है उसके साथ मौजूद है, और वहाँ पर भी अब पार्किंग स्टैंड ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बना दिया गया है। वो जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू होनी चाहिए, वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ने फैसलाबाद में पार्किंग स्टैंड बना दिया है। दूसरे शहरों में, लाहौर में अगर हम बात करें तो ये बड़े ही पोश एरियाज़ हैं जहाँ पर लाहौर में ये तमाम तर कमर्शियल साइट्स जो हैं ये मौजूद हैं, और वहाँ पर भी कुछ कुछ हिस्से जो हैं उन पर कब्ज़ा माफिया जो हैं वो अपना असर दिखा चुके हैं। और ये कब्ज़ा माफिया खुद से तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें रेलवे हुकाम की मिली भगत लाजमन शामिल है, जिसके बाद ये करोड़ों रुपए की जगहों पर कब्ज़े हो चुके हैं। इस वक्त मैं आपको बड़ी वसूख से बता रहा हूँ, फैसलाबाद में भी हो चुके हैं और दीगर शहरों में भी जो रेलवे की कमर्शियल साइट्स हैं वहाँ पर कब्जे हो चुके हैं। कई बार इनको रिट्रीव करवाने की आपने बताया कि मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो अगर हम बात करें तो इन कब्जा माफिया वालों का कितना हिस्सा है और अफसरान का कितना हिस्सा है इन कमर्शियल साइट्स के आबाद ना होने में? देखेंगे ये गठजोड़ है, इसमें दोनों फरीक जो हैं वो दोनों ही बराबर के शरीक हैं, यानी इसमें जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो कब्ज़ा माफिया है वो बिल्कुल, वो तो जो कब्ज़ा माफिया है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हों और उनके पास जो एक सोने की चिड़िया मौजूद है वो उनके हाथ से निकल जाए। और जो अफसरान हैं ऑब्वियसली उनके लिए भी एक ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा अगर यहाँ पर कमर्शियल साइट्स बन जाती हैं, क्योंकि वो कब्ज़ा माफिया के साथ मिले हुए हैं और उनसे वो पैसे खा रहे हैं। और इसी वजह से ये दोनों फरीक जो हैं ये कौमी ख़जाने पर भारी पड़ रहे हैं। और जो हायर मैनेजमेंट बैठी हुई है रेलवे की लाहौर में, वो इन तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये कमर्शियल साइट्स पड़ी हैं, फैसलाबाद में हैं, लाहौर में हैं, रावलपिंडी में हैं और दीगर शहरों में, पंजाब के शहरों में ये कमर्शियल साइट्स हैं और वहाँ पर कब्ज़े नहीं हैं। एक बार कोशिश की गई थी कि इन कब्ज़ा माफिया से ये जितनी भी रेलवे की अराजी है इनसे रिट्रीव करवाई जाए, और उसके लिए कुछ हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मंगवाई गई, उसके लिए फ़ोटो सेशन भी हुए और ये तकरीबन 2 से 4 दिन ये सब कुछ हमने देखा है, ऑब्जर्व भी किया और देखा भी। तो कोई अराज़ी बाज़ियाब करवाई जा सकी? अफसरान वहाँ से गए हैं दोबारा, तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद का दावा था कि उन्होंने फैसलाबाद में रिट्रीव करवाई, लेकिन वो ज़मीन जैसे ही अफसरान वापस अपने अपने दफ्तरों में गए दोबारा वहाँ पर उसी तरह से कब्ज़ा हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि वो फ़ोटो सेशन के लिए जो है वो जगह वागज़ार करवाई गई थी, उसके बाद दोबारा फिर से वहाँ पर कब्ज़ा माफिया जो है वो उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। और ये कब्ज़ा माफिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको जड़ से उखाड़ने के लिए रेलवे हुकाम को स्टेप बैक जो है वो होना पड़ा है, क्योंकि उनके साथ अपने ही अफसरान रेलवे के जो हैं वो कब्जा माफिया के साथ मिले। बिल्कुल बिलाल, ऐसा ही है। अगर अफसरान सिर्फ अपना काम से दिखा दें तो थोड़ी सी तवज्जो दे दें, ज्यादा नहीं हम मांग रहे, थोड़ी सी तवज्जो अगर दे दें तो इतनी कीमती जो रेलवे की कमर्शियल साइट्स हैं उनसे बहुत से फायदे हासिल किए जा सकते हैं, वो बहुत सूदमंद साबित हो सकती है। नाज़रीन, खबर यह है कि मुल्तान पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां की गई हैं। पार्कों की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन की मद में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द भी की गई है। बोगस अदायगियां, मनपसंद अफराद को ठेके जारी करने और बागात की तामीर और मुरम्मत के लिए मुख्तस करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने जैसी और कई बेकायदगियों का इंकशाफ भी हुआ है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या की जा सकती है और इसकी रिकवरी के हवाले से क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करने के लिए मुल्तान से हमें है शेख अरसलान ने। अरसलान, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्तान शहर में तफरीही मुकामात, पार्क्स कितने हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया फरजाना। सबसे पहले तो अपने नाजरीन को हम थोड़ा सा PHA के बारे में बता दें कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है ये MDA का पहले एक विंग होता था, एक शोबा होता था डेवलपमेंट अथॉरिटी का। उसके बाद जैसे ही आबादी बढ़ती गई तो ये साल 2014 में इसको मुकम्मल अथॉरिटी बना दिया गया। इसका अलग से DG, अलग से सारा ऑर्गेनोग्राम और सब अलग से पूरी चेन ऑफ कमांड है। अब ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जो काम है वो शहर को जो है ग्रीन बेल्ट्स लगाना, शहर में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और शजरकारी मुहिम, और इसके अलावा जो है वो जो पार्क्स की तज़ीन और रैश और उनको तफरीही मकामात को जो है वो अपग्रेड करने के हवाले से जो है ये इसका काम है PHA का। तो मुल्तान में इस वक्त 89 पार्क्स हैं, 89, और उसमें से जो 28 के करीब पार्क्स हैं वो बिल्कुल चटियल मैदान है। उनमें कुछ भी वो सिर्फ और सिर्फ अभी उनमें उनको पार्क का नाम दिया गया सिर्फ, जो उनके जरिए इंतजाम है। जबकि जो 61 पार्क्स हैं उसमें जो मेन पार्क हैं, शाह शमस पार्क है, इब्न कासिम पार्क है जो किले पर है, और इसके अलावा जिना पार्क है, ये मेन पार्क्स हैं जिस पर ईदैन पर बहुत रश होता है। और ईदैन और जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उस पर अवाम बड़ी तादाद में फैमिलीज भी जाती हैं, वहाँ पार्क्स का रुख करती हैं और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हवाले से जो PHA में करप्शन के हवाले से बात है, तो इस वक्त PHA को जो फंड्स जारी हुए हैं उसमें आप जो इससे पहले मामला था कि इन पार्क्स की अपग्रेडेशन के हवाले से तो इनको चंद करोड़ पे जारी किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करें शाह शमस पार्क की, इब्न कासिम पार्क की और जिना पार्क की, तो इसकी अपग्रेडेशन और इसकी मुकम्मल तज़ीन और रैश और इसमें मुकम्मल फाल करने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपया दरकार है। और ये हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ये काम कर सकें। और अगर हम पूरे 89 पार्क्स की बात करें तो उसमें तो अरबों रुपए दरकार होंगे। अच्छा अरसलान, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि कुल 89 पार्क्स हैं, जिनमें से 61 पार्क्स जो हैं चले वो फंक्शनल हैं, वो चल रहे हैं, और 28 जो है वो बिल्कुल चटियल मैदान है। तो PHA की जानिब से उनको आबाद करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उसमें ऐसे है कि जो 28 पार्क्स हैं वो शहर के अंदर जो PHA अथॉरिटी के अंडर जो आते हैं वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ जगहों पर हैं, और उनको सिर्फ पार्क्स का नाम दिया गया है। वो मैदान है अभी, उनमें उनके लिए फंड्स चाहिए, और अगर हम सिर्फ 28 पार्क्स को देखें उनका एंट्री गेट बना हुआ है अभी तक सिर्फ। तो और क्या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई फंड्स जारी नहीं किए गए हैं इन पार्क्स के लिए? नहीं, कोई, हाँ जी, कोई फंड जारी नहीं किया गया। उसमें ना ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक भी नहीं है, झूले भी नहीं है बच्चों के लिए, ना कोई किसी किस्म का कोई सहूलत है। क्योंकि अगर उसको ये अपग्रेड करते हैं या उस पे ये मतलब उसमें ये पैसे खर्च करते हैं तो उसके लिए इनको अरबों रुपए के फंड दरकार हैं, जो कि 28 पार्क्स तो बिल्कुल उसके लिए फंड्स अभी आए ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अरसलान, अगर गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स नहीं आए तो फिर जो इतने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, फिर ये कैसे आ गई हैं? ये पैसा कहां से आया? हाँ जी, ये मैं बताता हूँ ना, इसमें माशाल्लाह इनका तरीक़ाकार है कि ये जैसे इनको फंड्स मिलते हैं तो ये सबसे पहले फंड्स हड़प करने के जो है ना वो स्कीमें सोचते हैं। तो ये शाह शमस पार्क मुल्तान का इसके लिए इसकी अपग्रेडेशन के लिए हम हुकूमत को तो इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से तो फंड्स जारी किए जाते हैं, आखिर में तो बाद में खुर्द-बुर्द और बेकायदगियां तो इस तरह से की जाती हैं फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत की जानब से तो कोशिश की जाती है कि जितने भी शहरी, जितने भी अवामी मफाद के मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाए, शहरियों को तफरीही मकामात दिए जाएँ ताकि उनको जो है तफरीह के मौके मिल सकें। लेकिन जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो बदकिस्मती से जो है वो उनका काम यही है कि वो एक तरफ तो अपनी जेबें भरने में लगे होते हैं और दूसरी तरफ नित नए तरीके अपनाते हैं। इसमें शाह शमस पार्क का जो उसमें एंट्री गेट के अलावा उसमें तो तज़ीन और रहाइश के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए हुकूमत की जानब से दिए गए थे 2 साल पहले, और उसमें जो है मुबैना तौर पर 4.5 करोड़ रुपए का घपला किया।
हम इनके तरीका कार की तरफ भी आ जाते हैं, जिसे तरीका वारदात कहा जा सकता है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है ऐसे बदगुमानियां करती है, और कितने अफसरान इसमें मुलव्विस हैं? जी, मॉडस ऑपरेंडी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 से 4 अलग मामलात भी देखने में आए हैं जिसकी अभी भी तहकीकात हो रही हैं। ये निश्टर 2 जो है मुल्तान का, इसमें लैंडस्केपिंग का काम 1 साल पहले इनको दिया गया था कि आपने इसकी लैंडस्केपिंग करनी है, जिस पे हुकूमत की जानब से 3 करोड़ और 66 लाख रुपए फंड्स जारी किए गए थे। अब लैंडस्केपिंग के लिए जो है वो पेपरा रूल सस्पेंड कर दिए गए थे कि निश्तर 2 को जो है ना जल्दी फाल किया जाए, ये हुकूमत का इख्तियार है। तो उन्होंने लैंडस्केपिंग के लिए मई के अंदर ये काम मुकम्मल कर लिया। अपने जो PHA की अंडर जो नर्सरीज हैं वहां से तमाम पौधे और वहां से तमाम मटेरियल लेकर, और वहां बड़ा ही खूबसूरत चंद लाखों में उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया, और उसका ठेका उन्होंने जून में किया जाके। अच्छा। काम मई में मुकम्मल कर लिया, ठेका जून में किया जाके, और कागजी कार्रवाई करते हुए सब कुछ ओके दिखाया, और सब ओके की रिपोर्ट दिखा के 3 करोड़ 66 लाख रुपया जो फंड्स थे, सब तो हड़प नहीं किए, लेकिन उसमें से जाहिर है चंद लाख उसमें भी लगे हैं लैंडस्केपिंग के, तो उन्होंने वो फंड्स भी हड़प किए हैं। इस मामले में DG PHA ने बड़ा आवाम पे आसान करते हुए, उस वक्त के डायरेक्टर थे हॉर्टिकल्चर को, उसको मुअत्तल भी किया था जब ये मामला हाईलाइट हुआ था। तो मैंने आपको मॉडस ऑपरेंडी एक तो ये है, एक इसके अलावा और भी है। शहर में मुल्तान शहर में जितने भी साइन बोर्ड्स हैं तशहीरी मुहिम के लिए, वो भी PHA के अंडर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको नस्ब करने के लिए बाकायदा SOPs होती हैं, कवायद ज़वाबित होते हैं। एक तो जब वो किसी प्लाजा मालिक ने या किसी ने वो जो नस्ब करना होता है, तो उसके लिए जब PHA से इजाजत लेनी पड़ती है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, और उनकी SOPs जो हैं वो भी मुकम्मल करते हैं। इस हवाले से पहले नस्ब करना उनके लिए जो तशहीरी मुहिम के लिए साइन बोर्ड्स, वहाँ रिश्वत ली जाती है। उसके बाद सालाना एग्रीमेंट होता है कि इस तशहीरी मुहिम के लिए जो साइन बोर्ड नस्ब किए गए हैं, इस पे सालाना जो है वो हुकूमत को कितने पैसे मिलेंगे। तो सेल्फ रिकवरी का इन्होंने एक सिस्टम चलाया था जो 2 साल पहले 2 साल तक जारी रहा। उसमें क्या होता था कि जो जोनल डायरेक्टर होता था वो अपने इलाकों में जितने साइन बोर्ड होते थे उनके जो मालकान होते थे उनसे सालाना तौर पर अगर 1 लाख रुपया उसका बनता है तो उनसे 50,000 ले लेता था, जबकि 50,000 उसको माफ कर देते थे, 25,000 सरकारी खजाने में जमा कराते थे और 25,000 मुबैना तौर पर अपनी जेब में डालते थे। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि बड़े कारीगर लोग हैं ये, लेकिन थोड़े से कारीगर जो है हमारे एंटी करप्शन वाले भी हैं। तो PHA की माली बेज़ाब्तियों पर एंटी करप्शन मुल्तान में तहकीकात भी जा रही हैं, तो ये तहकीकात कहां तक पहुंची हैं फिर? जी फरजाना, इसमें एंटी करप्शन मुल्तान की जानब से सिर्फ तहकीकात ही की जा रही हैं। अच्छा। इसमें कोई रिकवरी नहीं की गई, कारीगर नहीं है कोई इस वक्त। हाँ, जी इससे कारीगर हैं, और एंटी करप्शन मुल्तान के को भी हम कारीगर इसलिए कहेंगे कि वो महीनों से कई माह सिर्फ इंक्वायरीज में लगा देते हैं। अच्छा। और साल मुकदमा के इंदराज में लगा देते हैं। एक शिकायत आती है तो 1 साल पहले उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, अगले साल जाके इंक्वायरी लगाते हैं, उसके बाद जाके मुकदमा दर्ज करते हैं। उस वक्त तक मामला बहुत पुराना हो चुका होता है। तो ये एंटी करप्शन में इस वक्त कोई 5 से 6 मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो उसमें अभी एंटी करप्शन की जानब से सिर्फ तहकीकात ही की जा रही हैं। तो मतलब रिकवरी की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, इसमें कोई अभी तक रिकवरी की तरफ तो नहीं आया जा सका। इसमें एंटी करप्शन मुल्तान में इस वक्त पेट्रोल की मद में जो यहाँ PHA में करप्शन हुई है, उस तकरीबन 1 करोड़ रुपए की करप्शन उसमें हुई है, माली बेज़ाब्तगी हुई है। वो जो मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उसके खिलाफ इंक्वायरी वो भी 1 साल से चल रही है, वो भी इल्तवा का शिकार है। उसमें भी अभी कोई अपडेट नहीं है। वो भी एंटी करप्शन के तर्जुमान से बात की तो उनका कहना था कि हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। तो हतमी मराहिल इनके भी मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलज़िम गिरफ्तार किए जाएंगे और उसमें जो है वो रिकवरी की तरफ जाया जाएगा। अच्छा अरसलान, आपने ठेकों में नीलामी के हवाले से भी बताया कि वहां पर भी काफी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां की गई हैं, तो उन बेज़ाब्तियों का क्या तरीकाकार है? उनका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि ठेकों में पूल किया जाता है। जब भी किसी काम का प्रोजेक्ट का किसी को ठेका दिया जाता है, उसकी नीलामी होती है, उसकी बिड होती है, उसमें तमाम ठेकेदार बैठ जाते हैं और वो पूल कर लेते हैं आपस में कि इस तखमीने से ऊपर नहीं जाना हमने।
अब वो उसमें जो अफसरान होते हैं जो वो अपने मनपसंद ठेकेदार को ही ठेका देते हैं, उसको पहले से ही रेट बता देते हैं कि आपने इतना जो है वो बिड करनी है और आपको दे दिया जाएगा। फिर उस ठेकेदार को जो है वो मंसूबा दे दिया जाता है। मंसूबा जब वो लेता है तो उसको वो मुकम्मल तौर पे बताता है कि जी मुझे इतने फंड्स दरकार हैं, उसको फंड्स विड्रॉ कर दिए जाते हैं पीएचए में। अब जब वो पार्क्स की तामीर करेगा, जब तज़ीन और आराइश करेगा, तो वो ठेकेदार भी कई माह लगाएगा। कई माह लगाने के बाद वो फिर वापस आके पीएचए अथॉरिटी को कहता है कि क्योंकि प्राइस वेरिएशन के नाम पे पैसे लेता है कि जी क्योंकि अब जो मैं जितने आपने पैसे दिए थे वो खत्म हो चुके हैं और मटेरियल भी महंगा हो चुका है, अब लागत भी बढ़ चुकी है, लिहाजा मुझे और मटेरियल चाहिए और मुझे और फंड चाहिए। इस तरह जो एक मंसूबा होता है जो 6 माह में मुकम्मल होना होता है, उसमें ये अल्तवा कर करके ये अफसरान भी, ये ठेकेदार भी, ये कौमी मुजरिम है, ये अधूरा छोड़ देते हैं मंसूबा भी, और इसका लाहमवाला नुकसान जो है वो आवाम को होता है। चलिए वो तो हो गया अरसलान। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आपने अभी जिक्र किया कि जो था ठेका वो जून में किया गया, अदायगी मई में कर दी गई, तो वो कोई पूछने वाला नहीं था, किसी ने कुछ नहीं पूछा उस हवाले से कि ये मामला कैसे हुआ। अजी फरजाना, उसमें ऐसा हुआ कि निस्तर 2 की लैंडस्केपिंग का जो मामला था, इसमें मई में इन्होंने उसकी लैंडस्केपिंग मुकम्मल कर ली और जून में उसका ठेका किया कागजी कार्रवाई करते हुए। और उसमें यह किया गया, सबसे बड़ा इनका यह था कि इमरजेंसी जब लग जाती है जब किसी मामले में, तो पेपरा रूल्स जो हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं। तो उसमें 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से ज़ायद का फंड था, तो इन्होंने उसमें चंद लाख लगाए हैं और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर 3 करोड़ 66 लाख की फंड में से मामला जब हाईलाइट हुआ था। करप्शन कर कैसे लेते हैं, किस तरह से अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं फिर वो? जी वो इसी तरह करते हैं कि जब भी इस हवाले से करप्शन की जाती है तो रूल्स रेगुलेशंस का भी ध्यान रखा जाता है ना, कि हम ऐसे करप्शन करें कि हम रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको भी ना तोड़ें। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करप्शन की जाती है। जी उस हिसाब से करप्शन की जाती है और बिल्कुल सेफ तरीके से की जाती है कि कागजी कार्रवाई में भी मुकम्मल हों, ताकि कल को कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट हमसे अगर पूछ करेगा तो हमारे पास अपना पेपर वर्क मुकम्मल हो। हमारे पास अगर कोई महकमा ऑडिट करता है तो उस हिसाब से भी पेपर वर्क मुकम्मल हो। असल में करप्शन यही करते हैं कि ये जो जाली कोटेशन वर्क करते हैं, और अभी तो इसमें जाली भर्तियों का केस भी है पीएचए का, वो तो पुराना है, उसकी इंक्वायरी भी अब तक चल रही है। उसमें इन्होंने जाली कोटेशन वर्क करके कि जी हमें माली चाहिए पीएचए के, हमें बेलदार, और इस तरह भर्तियां हमने करनी है ग्रेड 4 में। अरसलान एक आखिरी सवाल है, बस मुझे ये शॉर्ट आंसर दे दें कि एंटी करप्शन मुल्तान में इस तरह के मामलात पहले कितनी दफा सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के पीएचए के इस वक्त एंटी करप्शन मुल्तान में 10 से ज़ायद मामलात हैं, जिनमें से 3 तो मुकदमात दर्ज हैं। उसमें जाली भर्तियों का केस भी है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जाली भर्तियों के मामले में भी अब तक कोई अपडेट नहीं होती, के जो दीगर मामलात हैं उसमें भी कोई पेशरफ्त तो नहीं हो सकी। अलबत्ता गिरफ्तारियां चंद में लाई गई हैं, लेकिन बिल्कुल अरसलान, देखा जाए तो हम यहाँ पर सिर्फ और तनकीद करने नहीं बैठे हैं। जहाँ हुकूमत अच्छे काम करेगी उसकी तारीफ भी करेंगे। हुकूमत की जानिब से तो पूरी कोशिश की जाती है कि अवाम को तफरीह के अच्छे मौके मुहैया किए जाएं, लेकिन जब अफसरान ही इस तरह की बेज़ाब्तियाँ करेंगे तो किस तरह से मामलात अच्छे होंगे। इस मामले से हुकूमत को जो है इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और एंटी करप्शन वालों को भी ये मामलात जल्द से जल्द मुकम्मल करने चाहिए। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।